नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से संबंधित हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं नाथ साहित्य से संबंधित मुख्य तथ्यों को, जो कि परीक्षा में पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं इनमें से, और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। आदिकाल से पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने शुरुआत की थी आदिकाल आदिकाल से हमने किया था आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे सभी तथ्यों को हमने जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार, उनको हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने शुरुआत की थी आदिकालीन साहित्य की। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने रासो साहित्य को कर लिया था, जैन साहित्य को किया था और फिर किया था नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य को। सिद्ध साहित्य के बाद आज करेंगे हम नाथ साहित्य, क्योंकि आदिकालीन साहित्य को मुख्य रूप से तो 4 साहित्य में बांटा गया है, लेकिन एक अन्य जो लौकिक साहित्य है जिसको फुटकल की रचनाएं भी कही गई है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं साहित्य के, उसके अंतर्गत विद्यापति की पदावलियाँ, अमीर खुसरो की रचनाएं, ये सभी शामिल है। उसको भी हम बाद में नाथ साहित्य के बाद करेंगे। और इसके बाद जब हमारा आदिकाल के अंतर्गत सभी तथ्यों को हम कर लेंगे, उसके कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक हिंदी साहित्य का एक काल आदिकाल। उसके बाद हम संपूर्ण आदिकाल के प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर शुरुआत करेंगे हम भक्ति काल की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास में हम करेंगे आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की शुरुआत किस प्रकार हुई, कैसे नाथ साहित्य निकल कर सामने आया, ये मैंने जब सिद्ध साहित्य की शुरुआत हुई थी तब मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी बौद्ध धर्म की जो शाखाएं निकल कर सामने आई, हीनयान और महायान। इससे महायान शाखा से वर्ज्यानी और सहजयानी निकल कर आए। वर्ज्यान से सिद्ध निकला और सहजयानी नाथ कहलाए। तो इस प्रकार मैंने सिद्ध साहित्य में आपको ये चीज़ें समझा दी थी। तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जब सिद्ध साहित्य की शुरुआत हुई थी तो अगर हम वर्तमान रूप से इसका उदाहरण समझे तो एक जब पार्टी बनती है हमारी, उसमें कुछ दोष होते हैं, तो उन दोषों को रोकने के लिए या कुछ एक पार्टी के अपोजिट में दूसरी पार्टी का भी निर्माण होता है। इसी तरह सिद्ध साहित्य की जब शुरुआत हुई उसके अंतर्गत जो कुप्रवृत्तियाँ थी उनके अपोजिट में नाथ साहित्य का निर्माण हुआ। इस प्रकार नाथ साहित्य विकसित हुआ। देख लेते हैं नाथ साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले सिद्धों में वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथी की हठ योग साधना का आरंभ हुआ। कि जो सिद्धों में वाम मार्गी भोग प्रदान की जो योग साधना की जो प्रवृत्ति थी, तो उसमें जब नाथों का उदय हुआ तो नाथ साहित्य निकला। नाथ संतों ने, नाथ आचार्यों ने उस भोग प्रदान प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया अपने हठ योग साधना के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। भगवान शिव के जो उपासक नाथों द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाया। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि नाथ साहित्य किसके उपासक रहे, तो आंसर हो जाएगा भगवान शिव के। नाथ पंथी योगी कान में बड़े बड़े छेद करके लोह या स्फटिक के भारी कुंडल पहनते थे। ये कई बार पूछा जा चुका है कि कोई इसमें परीक्षा में किस प्रकार से पूछेंगे, नाथों की विशेषता दे देंगे, उनमें से ये पूछ लेंगे कि इनमें से नाथ साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है, या इनमें नाथ से संबंधित तथ्य कौन सा असत्य है। इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। इसलिए इन पॉइंटों को आपको बिल्कुल एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना है। नाथ पंथी योगी कान में बड़े बड़े छेद करके लोह या स्फटिक के भारी कुंडल पहनते थे। ये भारी कुंडल पहनते थे, इसलिए भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राहुल सांस्कृता या नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। राहुल जी क्या मानते हैं? नाथ पंथ को
सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप ये मानते हैं। ये पूछ लेंगे कि सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप नाथों को किसने माना, तो आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन ने। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, जो मच्छेंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ भी कह सकते हैं, इनका नाम मच्छेंद्रनाथ भी है तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। तो ये जो मत्स्येंद्रनाथ है ये गोरखनाथ के गुरु हैं। मत्स्येंद्रनाथ का मूल नाम विष्णु स्वामी है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि विष्णु स्वामी इनमें से किसका मूल नाम है, या मत्स्येंद्रनाथ का मूल नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा विष्णु स्वामी। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का समय कब माना, 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के अंत तक का माना। मतलब रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक का माना है, और राहुल सांस्कृत्यायन ने नाथों का समय 10वीं शताब्दी माना है। पूछ लेंगे ये आचार्य के अनुसार, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का समय कब से कब तक माना, या राहुल के अनुसार नाथ का समय कब से कब तक है, तो ये पूछ लेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय का नाम भी प्रसिद्ध है। ये नाम दिए गए हैं किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय से संबंधित जो नाम रखे, जैसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। नाथ पंथ का इन्होंने क्या, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिए। आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। मैं इसीलिए आपको बार बार ये जोर देकर बताना चाह रही हूँ, जितने भी मैं पॉइंट करा रही हूँ ये कहीं ना कहीं पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है सभी पॉइंट। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, परंतु नाथपंथी उनके विरोधी थे। जो सिद्धगण थे, सिद्ध थे, वे नारी भोग में विश्वास करते थे, और जो नाथपंथी थे नारी भोग में विश्वास नहीं करते थे, मतलब ये नारी से दूर रहते थे नाथपंथी। हठ योग का जटिलता तथा साधना पद्धति में दोहरता के कारण इनकी साधना में गुरु का महत्व दिखाई देता है। यानी कि हठ योग के कारण इनकी साधना में क्या है, गुरु की महत्ता दिखाई देती है। ये पूछ लेंगे कि नाथों में की विशेषताओं में दे देंगे कि गुरु की महत्ता पर बल देते थे या गुरु की महत्ता पर बल नहीं देते थे। तो गुरु की महत्ता पर ये बल देते थे कौन, नाथपंथी। जो नाथ संप्रदाय था, नाथ योगी रहे, वे गुरु की महत्ता पर बल देते थे। पश्चिम भारत में प्रचार के कारण नाथपंथियों की भाषा ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी एवं हरियाणवी तत्वों से प्रभावित रही। ये पूछ लेंगे कि जो नाथों की भाषा है वो किन किन से प्रभावित रही, तो आंसर हो जाएगा ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी एवं हरियाणवी। यानी कि एक अगर उसमें कहे शब्द में, तो उनकी नाथों की भाषा किस प्रकार की थी, नाथों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा मानी गई है। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी, नाथों की भाषा सदुक्कड़ी थी, यानी कि सभी भाषाओं का मेल, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी या हरियाणवी सभी भाषाओं का मेल, जो कि आगे चल के कबीरदास ने भी इन जो ये भाषा है ये सदुक्कड़ी भाषा को ही अपनाया था। बढ़ते हैं आगे। सामंती भोग मूलक समाज में, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा। सामंती भोग मूलक समाज में योग एवं संयम का प्रचार हुआ। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की सहभागिता पर बल दिया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की सहभागिता पर बल दिया है। किन्होंने, नाथों ने। नाथ पंथ का ही विकसित रूप आदिकाल के संत मत के रूप में देखने को मिलता है। जो आदिकाल में संत मत वो
का जो विकास हुआ था वो किस कारण मिलता है? नाथ पंथ का ही विकसित रूप रहा ये। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक या आरंभकर्ता माने जाते हैं। जो गोरखनाथ रहे वो नाथ साहित्य के प्रवर्तक या आरंभकर्ता माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ के ये शिष्य रहे थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ, परीक्षा में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। शुरुआत की थी मत्स्येंद्र नाथ ने, लेकिन जो आगे चलकर जो पूरी तरह से उन्होंने जो चलाया था, विकसित किया था, वो गोरखनाथ ने ही किया था। बढ़ते हैं आगे। और जो मत्स्येंद्र नाथ थे वे पहले सिद्ध थे, बाद में नाथ हुए। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। जो मिस्र बंधु रहे हैं उन्होंने गोरखनाथ जी को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो ये पूछ लेंगे कि मिस्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। ये कोटेशन कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। ये किसने कहा? तो ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उनकी संगठन शक्ति बहुत अद्भुत थी। वे सही अर्थों में धर्मगुरु थे। उनका चरित्र स्फटिक के समान उज्ज्वल था। उनकी जो बुद्धि थी वो कुशार्क थी। गोरखनाथ की समय अवधि विभिन्न आचार्यों के ने अलग अलग मानी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा। जो गोरखनाथ की जो समय अवधि है वो कब से कब तक मानी जाती है? तो विभिन्न विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने गोरखनाथ का समय अलग अलग माना है। राहुल संस्कृतायन ने गोरखनाथ का समय कब से कब तक माना है? राहुल जी ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। 845 ईस्वी माना है कि इन्होंने राहुल संस्कृतायन ने। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना है गोरखनाथ का समय। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शताब्दी माना है, 13वीं सदी माना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं सदी माना है। तो ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार गोरखनाथ का समय माना गया है। परीक्षा में इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं सदी, मतलब गोरखनाथ का समय कौन सी सदी माना है? तो आंसर हो जाएगा 11वीं सदी। या ये पूछ लेंगे कि 11वीं सदी इनमें से गोरखनाथ का समय किस विद्वान ने माना है, या 13वीं सदी किसने माना है, या रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी सदी माना है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी तरह घुमा फिरा के प्रश्न पूछ ले तो आपको तथ्य बिल्कुल आगे पीछे से घुमा के या किसी भी तरह उल्टा सीधा करके पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आप इन तथ्यों को बार बार रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएगा। मेरे संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को लाने का उद्देश्य यही है कि आपको एक बार एक साथ ज़्यादा बर्डन ना आए और धीरे धीरे चीज़ों को याद करते हुए चलो। एक एक टॉपिक हम लेते हुए चल रहे हैं और क्रम वाइज से ही चल रहे हैं। ये नहीं है कि कहीं से कुछ उठा लिया, जैसे आदिकाल में आज हमने कुछ कर लिया तो कल हमने भक्ति काल को कर लिया, परसों हमने रीतिकाल को कर लिया। इस तरह नहीं कर रहे हम। बिल्कुल जैसे साहित्य के इतिहास का टॉपिक ले रखा है तो साहित्य के इतिहास का टॉपिक हम क्रम वाइज ही करते हुए चल रहे हैं। जैसे भाषा विज्ञान को हम कर रहे हैं तो भाषा विज्ञान को भी हम क्रम वाइज ही करते हुए चल रहे हैं। हिंदी व्याकरण को क्रम वाइज करते हुए चल रहे हैं। इसी प्रकार हम क्रम वाइज क्लासेस आगे बढ़ा रहे हैं। इससे हमारा जो पाठ्यक्रम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन के टाइम पे हम ज़्यादा क्लासेस लगा करके अपनी रिवीजन भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और प्रैक्टिस सेटों को भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आपका साथ चाहिए। इसी तरह आप अपना साथ वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आगे। इनकी जो रचनाएं हैं, किनकी? गोरखनाथ जी की। जो इनकी रचनाएं हैं इस प्रकार की है: शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन,
नरवेबोध, अभेद मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध और रोमावली ज्ञान तिलक। ज्ञान तिलक वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इसमें, ज्ञान तिलक। और नेक्स्ट है ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। इनमें आपको अगर इम्पोर्टेंट की बात करूं तो ज्ञान तिलक, शब्दी, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवेबोध, आत्मबोध, ये मुख्य रचनाएं हैं इनकी, जो कि परीक्षा में कई बार पहले पूछी जा चुकी है और पूछी जाने की संभावना भी है। बढ़ते आगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन भी संपादित किया। ये कई बार तथ्य पूछा जा चुका है कि गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनका संकलन किन्होंने किया, तो आंसर हो जाएगा हमारा पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। गोरखनाथ ने हठ योग साधना का उपदेश दिया था। सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का जो अर्थ है वो क्या है, सूर्य, और ठे का अर्थ है चंद्र। यानी कि ये भी तथ्य पूछा जा चुका है कि इन दोनों के योग से क्या बनता है, हठ योग। कि है का अर्थ क्या है या ठे का अर्थ क्या है, सूर्य और चंद्र या तारे और सूर्य, इस तरह ऑप्शन में डाल देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र। पढ़ते हैं आगे। इसके बाद गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। 60 चक्र किन्होंने चलाया, 60 चक्र का योग मार्ग ये चलाया गोरखनाथ जी ने। हठ योग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर व मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था। और नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया उनमें जो प्रमुख है चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चूरणकरनाथ और भरथरीनाथ, जालंधरी पाव कृष्ण आदि, ये जो मुख्य विद्वान रहे ये नाथ साहित्य में प्रमुख है। और सभी हठ योगी गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे। जितने भी जो हठ योगी रहे थे वे गोरखनाथ जी का ही अनुकरण करते थे। इस प्रकार हमने नाथ से संबंधित मुख्य तथ्यों को देख लिया। परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को हमने नाथ से संबंधित कर लिया। जिस प्रकार हमने पिछली क्लासों में सिद्ध, जैन व रासो साहित्य को कंप्लीट किया था। इनसे बाहर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब रिवीजन के टाइम पर जब हम दोबारा से इन सभी तथ्यों को हम करेंगे तो अगर हमारे 1-2 पॉइंट रह भी जाते हैं या तो हम क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करते हुए चलेंगे या फिर रिवीजन के टाइम पर मैं इनमें ऐड करते हुए चलूँगी, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे और इसी तरह हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।